नहीं सर, ये भी शाम का वाकया है, शायद सुबह के अखबारात में आ जाए। आज शाम के अखबारात में तो बस रिक्शे के हादसे की खबर है। डैनी ने फोन बंद कर दिया और स्कॉच की बोतल ले बैठा। दुनिया का चक्कर ही कुछ अजीब था। हल्के से सुरूर के आलम में उसने सोचा। उसने ढक्कन हटाकर बोतल से गिलास भरना चाहा, लेकिन बोतल उल्टी हो गई और उसमें से कुछ बरामद ना हुआ। वो बोतल कालीन पर लुटाकर अपने आप ही मुस्कुरा दिया। चढ़ गई है डैनी बेटे, उसने सोचा, अब बस करो वरना। उससे आगे सोचते ही वो बौखला गया। कुछ देर बाद उसे बात से बात करनी थी, लेकिन उस वक्त हवास में होने के बावजूद वो अपने बारे में ज्यादा पुरएतमाद नहीं था, क्योंकि उसे याद आ गया था कि वह इम्काना तौर पर 2 हीरोइनों का मुवाजना करने बैठ गया था। वो सिगरेट सुलगा कर उठा और बाहर आ गया। मेज तैयार थी। उसे देखते ही सालनों की डिशें भी लगा दी गई और वो खाना खाने बैठ गया। अचार उसने नहायत प्रागदिली से अपनी प्लेट में डाला था। पीने के मामले में बहुत खाक था। नशे को उड़ाने और बढ़ाने के रमूज से अच्छी तरह वाकिफ था। खाना खाकर उठा तो खोया हुआ एतमाद बहाल हो चुका था। बस सर में गिरानी का हल्का सा एहसास बाकी था। बाहर शायद चौकीदार रेडियो सुन रहा था, जिस पर कोई लोचदार आवाज गजल सरा थी। वो टहलते हुए सुनने लगा। गजल के बाद एक तकरीर शुरू हुई तो वो ख्वाबगाह में लौटा, लेकिन हल्के हल्के सरूर में डूबे हुए जहन में हसरत भरी आवाज में गाते हुए 4 मिसरे मुसलसल गूंजते रहे। काश ऐसा हो कि अब के बेवफाई मैं करूं, तू फिरे करिया बकरिया कू बकू मेरे लिए। मैं तो लाह महदूद हो जाऊं समंदर की तरह, तू बहे दरिया बदरिया जू बजू मेरे लिए। मुकर्रर वक्त पर उसने ट्रांसमीटर रिसीवर ऑन किया तो खिलाफ तो कुछ चंद ही सानियों बाद उसे बास की मखसूस कनूदा ज़दा आवाज़ सुनाई दी। डैनी ने कॉल रिसीव करने के बाद बास का इशारा मिलते ही अपनी रिपोर्ट शुरू कर दी। गुलशन ने इकबाल वाली औरत की बेदकुल्फी का तज़किरा दानिस्ता गोल कर गया था। मुझे खुशी है कि तुम पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए। ओवर। डैनी की बात मुकम्मल होने पर बास की आवाज़ उभरी। कौन सा इम्तिहान सर? ओवर। डैनी ने हैर से सवाल किया। उसने हदायत के मुताबिक तुम्हें उलझाने की कोशिश की, मगर तुम बच निकले। मैं देखना चाहता था कि तुम तरकीब से किस हद तक बहक सकती हो, क्योंकि अब तुम्हें एक अहम काम दिया जाने वाला है, जिसमें और सबसे बड़ी रुकावट साबित होती है। खैर ये बाद में होगी, पहले रिपोर्ट मुकम्मल करो। ओवर। डैनी ने जहांगीर से मिली हुई मालूमात दोहराई। तो बहुत अच्छे जा रहे हो। वाकई बास उस पर मेहरबान था। डॉक्टर वेस्लर कल वापस जा रहे हैं। अगर चंद रोज यहाँ रुकता तो मैं ऐसा स्कैंडल खड़ा करता कि हीरोइन का नाम एकदम हर तरफ गूंज उठता। चाहो तो अब भी कोशिश कर सकती हो कि उसके सामान में 1000 ग्राम हेरोइन पहुंचा दो और फिर कलेक्टर कस्टम को किसी पब्लिक बूथ से फौरन डॉक्टर वेस्लर की यह नाकाम कोशिश बता दो कि वो हेरोइन बेचने जा रहा था। यह हेरोइन की तशहीर वाला काम बन जाएगा और शाम तक अखबारों में तड़तल्ली मचाएगी। मैं कोशिश करूंगा सर, डैनी ने धड़कते दिल के साथ कहा, लेकिन ऐसी कोशिश के बाज़ असरात हमारे लिए बदतरीन साबित हो सकते हैं। डॉक्टर वेस्लर यूनेक्सो का आदमी है और उसे बतेरी सहूलतें हासिल होंगी। ओवर। दूसरी तरफ से गुरख्याल लहजे में कहा गया। एतमाद का अहल साबित करते जा रहे हो, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। अगर यही दावा हमारा उलट गया तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। ओवर। शुक्रिया सर। डैनी का सीना खुशी से फूल गया। पुरस्कार शख्स से उसके लिए लाख नापसंदीदा सही, लेकिन था तो उसका बासी और जुबान से निकले हुए दादो से सीना अमेज कलमात भी उसके लिए एक अहमियत रखते थे। लेकिन फौरी तवज्जो का तालिब यह अमर था कि चरस बाजार में आते ही हीरोइन की उठान गिर गई है। ऐसा मालूम होता है जैसे काम शुरू करने वालों ने चरस की अफरात होते ही दोबारा उसे ले लिया है। ओवर। उसका मुझे पहले से अंदाजा था। उसके लिए तुम्हारे साथियों को जरा आगे बढ़ना पड़ेगा। कनूदा आवाज पुरस्कून रही। हमारे सामने सिर्फ 3 निशाने हैं, चरस, शराब और देसी। तुम्हें इनके खिलाफ मैदान में आना पड़ेगा। ओवर। मैं समझा नहीं सर। ओवर। डैनी ने हैरत के साथ कहा। पुलिस और अबकारी के महकमों में अब भी ईमानदार अफसर मौजूद हैं। तुम्हारे साथी उनसे ताउन करेंगे। चरस, शराब और देसी नशों के बारे में खुद गुमनाम रहकर मुखबरी करेंगे और पै दर पै छापे पड़वाएंगे। इसी तरह मैदान साफ हो सकेगा। ओवर। डैनी के जहन में बेख्तियार मोहनदास की मजलूम सूरत उजागर हुई और वजीना का बुझा हुआ चेहरा भी उभर आया। बड़ी अनोखी तदबीर है सर। ढंग से काम किया जाए तो चंद ही रोज में मैदान साफ हो जाएगा, मगर एक बात मेरे जहन में मुसलसल खटक रही है। ओवर। अधूरी बात मत क्या करो, तदीवी लहजे में कहा गया। क्या उलझन है तुम्हें? मेरी और जहांगीर की गुफ्तगू सुन लिए जाने का इम्कान है, डैनी ने पुज मुर्दा लहजे में कहा। नरम से फटकार सुनकर चंद सालिए पहले उभरने वाला सारा जोश पल भर में काफूर हो गया था। नए प्रोग्राम की बनक भी किसी गैर मुतल्लिका आदमी के कानों में पड़ गई तो हम दुश्वारियों में पड़ जाएंगे। ओवर। मैं फौरी तौर पर तंजीम में नो कर रहा हूँ। नया काम रवायती तरीके पर नहीं चल सकेगा। आज शाम जीवा हाउस में तुम्हारे नाम एक दस्ती पार्सल पहुंच जाए, जिसमें 2 ट्रांसमीटर रिसीवर मौजूद है। उनमें से एक तुम्हारे पास रहेगा, दूसरा जहांगीर के पास। उसी किस्म का तीसरा ऑपरेटस मेरे पास है। एक ऑपरेटस पर नशर किया जाने वाला पैगाम बैक वक्त
बकिया 2 आदमी सुन सकेंगे। आइंदा पैगाम रसानी इसी तरीके से होगी। तुम्हारा कोड बदस्तूर D1 रहेगा, जहांगीर D2 कहलाएगा और मेरी शनाख्त B4 होगी। इस तरह मैं बराह रास्त भी D2 को हदायत जारी कर सकूंगा। पार्सल में एक छपा हुआ ब्रोशर भी है, बाकी तफसीलात के लिए उसे गौर से पढ़ लेना। ओवर। और मौजूदा ऑपरेटर्स का क्या होगा सर? ओवर। डैनी ने सवाल किया। वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान राब्ते के लिए है। वो अलग फ्रिक्वेंसी पर काम करता है और उस पर होने वाली गुफ्तगू कोई और नहीं सुन सकेगा। हाँ, अब ये बताओ कि तुमने ब्रीफकेस का जायजा ले लिया था? ओवर। यस सर, डैनी जल्दी से कहा, लेकिन मैं उन कागजात से कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सका। ओवर। एशियन सिंडिकेट लिमिटेड दस्तकारी की अशिया का एक बरामदी इदारा है जिसके कारोबारी रवाबत इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका तक फैले हुए हैं। तुम उस फर्म के नुमाइंदे हो। ग्रे क्लॉथ हेरोइन के लिए एक खुफिया नाम है। एम्स्टर्डम की फर्म नमूना देखकर ऑर्डर कंफर्म करेगी। वो फर्म भी दरअसल हॉलैंड और इटली की एक मुश्तरका सिंडिकेट की मलकियत है। उसके नुमाइंदे से एक मीटिंग में तुम्हें मामलात निपटाने हैं। ओवर। मैं तैयार हूँ सर। ओवर। मकामी धंधे से बैनुल-अक़वामी सौदों में इख्तियारात मिलने की इत्तला ने उसके वतन में सनसनी की लहरें दौड़ा दी थी। परसों सुबह के LM की बराह रास्त लंदन आने वाली परवाज पर तुम्हें टोक्यो के लिए सफर करना है। बास उसे बता रहा था। पूरी मुहिम में तुम बारीक दस्ताने इस्तेमाल करोगे ताकि कहीं भी तुम्हारी उंगलियों के निशानात बाकी न रहे। सफर के लिए तुम ऐसा सूट मुंतखब करोगे जिसके साथ गहरे नील रंग की सादा टाई पहन सको। उस पर तुम बकरे की शक्ल वाला नुकरई टाई पिन लगाओगे। फर्स्ट क्लास में मौजूद एजेंट टाई के रंग और टाई पिन से तुम्हें पहचान कर वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होगा और तुमसे तुम्हारी दाहिनी पिंडली के फ्रैक्चर के बारे में दरियाफ्त करेगा। तुम इसे ऑपरेशन के नतीजे में सेहतयाबी की इतला दोगे। इस इब्तदाई शनाख्त के बाद तुमको वो अपना मुसद्दका शनाख्त नामा दिखाएगा जिस पर उसकी तस्वीर और उसकी फर्म की मोहर होगी। तुम पॉलीथीन की सर बमोहर थैली उसे दे दोगे। वो बैंकॉक में उतर जाएगा और तुम टोक्यो उतरोगे। अगले 2-3 रोज में वो टोक्यो पहुंचकर तुमसे मिलेगा और ज़रूरी नुकात की वजाहत के बाद ग्रे क्लॉथ की गांठों का बाकायदा तहरीरी आर्डर दे देगा। बस ये याद रखना कि दाम उन्हें बताए जा चुके हैं जिसमें कमी पेशी का तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है। बकिया मामलात में तुम आज़ाद होगे। टोक्यो एयरपोर्ट पर तुम ग्रुप टूर्स ऑर्गेनाइजर नामी इदारे के काउंटर पर सोकोमोतो नामी शख्स से रुजू करोगे। तुम्हारा शनाख्त नामा देखने के बाद वही तुम्हारी रहाइश का बंदोबस्त करेगा। अपनी जरूरियात के लिए तुम उस पर आंखें बंद करके एतमाद कर सकोगे। ओवर। ओके सर, मैं फौरी तैयार हूँ, शुरू कर देता हूँ। जहांगीर के लिए ट्रांसमीटर जीवा हाउस ही में छोड़ दूंगा, बल्कि आप इजाजत दें तो अब मैं किसी गुमनाम आदमी का ढोंग खत्म करके जहांगीर से अपनी असल आवाज में गुफ्तगू करनी शुरू कर दूं। ओवर। नहीं, सख्त लहजे में कहा गया। तंजीम को मातहतों के लिए अतुल इम्कान पेचीदा बनाए रखो। तुम्हारी दोहरी शख्सियत हर लिहाज से सूदमंद रहेगी, लेकिन ये याद रखना कि D1 B4 का मातहत और D2 का ऑफिसर है। ओवर। ओके सर, डैनी ने धीमी आवाज में कहा। आप ठीक कह रहे, इसे मुझ पर जरा भी शुबा नहीं है। जब मैं अपने सामने कही हुई बातों पर सरबराह के तौर पर उसे तादीब करता हूँ तो बोखला जाता है, और अब तो शायद वो अपने साय से भी मोहतात रहता है। ओवर। तुम खुद जिम्मेदार आदमी हो, अच्छी बुरी बातों को समझते हो। आइंदा छोटे मोटे मसाइल अपनी स्वाबदीद के मुताबिक हल कर सकते हो। अहम मामलात में मुझसे मशवरा कर सकोगे। और हाँ, तारिक से अब हर एक को दूर ही रखो। मुझे शुबा है कि वो किसी की निगाहों में आ गया। ओवर एंड ऑल। ऑपरेटर्स बेजान हो गया। डैनी ने उसका स्विच ऑफ कर दिया। तारिक के बारे में आखिरी हदायत सुनकर वो परेशान हो गया था। अगर बात का खदशा दुरुस्त था तो तारिक की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। जहांगीर ने बात से तो कह दिया था कि राजू के अड्डे पर हमले और उसके भाई के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार होने वालों के एतराफ के बाद उसके आदमी महफूज हो गए थे, लेकिन खुद उसका दिल मुतमईन नहीं था। उसने अपना दिल लाख टटोला, लेकिन अपनी बेईमानी का कोई जवाब न पा सका। राजू की तरफ से उसे यकीन था कि वह हमलावरों के बारे में सख्ती से अपनी जुबान बंद रखेगा। अपने इलाके का नौजवान और उभरता हुआ बदमाश था जिससे अपने जोर बाजू पर बहुत नाज था। यही वजह थी कि बार बार की तंबीह के बावजूद वो कहत के दिनों में चरस फरोशी में हाथ डालने से बाज न आया। शायद वो अपने अड्डे पर हमला आवर होने वालों से बखूबी वाकिफ था, लेकिन पुलिस के सामने उनके नाम जाहिर करके ज़ेर ज़मीन दुनिया में अपनी जग हसाई नहीं करना चाहता था। जराइम की दुनिया में ये एक लगाबंदा असूल था कि आपस के इख्तलाफात हर हाल में खुद ही तय किए जाए। तसादम की नौबत आती तो फिजा उस वक्त तक बारूद और इंसानी लहू के बू से रची रहती जब तक पुलिस चाय वारदात पर न पहुंच जाती और उसके आते ही फ्रीकैन रज़ाकाराना जंग बंद करके मैदान से भाग लेते। अगर एक आध जख्मी पुलिस के हाथ लग भी जाता तो सरासर लाइल्मी का इजहार करते हुए खुद को फसाद की जद में आया हुआ बेगुनाह राहगीर साबित करता, और यूं पुलिस को बाहमी रकावटों से दूर रखकर सारे झगड़े आपस में निपटाए जाते थे। फिक्र की एक मुहिम सी वजह ये हो सकती थी कि पुलिस उन सातों के अतराफ की असलियत से वाकिफ थी। अफसरान खूब जानते थे कि मुतफर्रिक मकामात से गिरफ्तार होने वालों ने महज होलनाक तशद्दुद से अपनी जान बचाने के लिए इकबाल जुर्म किया था। ऐसे में अगर कोई मेहनती आड़े आ जाता तो अपने तौर पर तफ्तीश जारी रखते हुए असल मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश की जाती।
इसलिए जहांगीर फोन बंद होते ही घर से निकल खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? उसे रवानगी पर आमादा देखकर उसकी बीवी ने सवाल किया था। एक जरूरी काम है, जहांगीर ने उसे समझाते हुए लहजे में कहा। थोड़ी देर में लौट आऊंगा। फोन पर किससे बात हुई थी तुम्हारी? उसने इस बार पुरस्कार फोन के बारे में सवाल किया। एक दोस्त था। जहांगीर ने मौजू को वही खत्म करने के लिए बात बनाई। मैं नहीं मान सकती, उसने बेयकीनी से कहा। दोस्त से यूं अदब से सर कहकर बात नहीं की जाती। वो जब भी फोन करता है तुम मुअल्लिक हो जाती। जहांगीर खिफत अमेज अंदाज में हंस पड़ा। अरे भाई, दोस्ती अपनी जगह है। दरअसल वो एक अहम ऑफिसर है, जरा खुशामदी वाक़ हुआ है, लिहाजा मैं भी उसे मक्खन लगा देता हूँ। मैं फोन उठाती हूँ तो ऐसे खुश्क लहजे में गुर्रा कर बात करता है जैसे तुम्हें अपना जरखरीद गुलाम समझता है। मैंने आज तक अपनी जुबान बंद रखी, लेकिन आइंदा मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। इससे कहो कि घर फोन न किया करे। वो शायद काफी दिनों से भरी बैठी थी। तुम ठीक कह रही हो, मैं कोशिश करूंगा कि वो घर फोन न करे, मगर खुदा के लिए तुम मुझसे कोई बदतमीजी न कर बैठना। बुझाए हुए तीसरा दिन हो रहा है, लेकिन तुम्हें कोई फुर्सत नहीं मिली है। जहांगीर उसकी बातें सुनता वहां से रवाना हो गया। उसका राब्ता कासिम भाई तक महदूद था। शहर के मुसाफाती इलाकों में माल की तकसीम का काम वही सर अंजाम देता था। कासिम खारा दर में अपने ठिकाने पर मौजूद था। जहांगीर को देखते ही उस तरफ आया और जहांगीर उसे गाड़ी में बिठाकर टावर की तरफ हो लिया। गुलाम कादर को कुछ दिन के लिए पंजाब भेज दो। कासिम के इस्तफसार पर जहांगीर ने अपना मद्दा जाहिर किया। मगर क्यों? कासिम भाई ने हैरत से पूछा। वे रंग सड़कों पर बेवक्सर ड्राइविंग करते हुए जहांगीर ने उसे बड़ी मुश्किल से आमादा किया कि वो अपने भाई को सुबह की परवाज से गांव भेज दे। फिर कासिम भाई उसे मंदी का रोना सुनाता रहा। उसका इसरार था कि सिर्फ हेरोइन के बजाय चर्च का धंधा भी साथ साथ जारी रखा जाए, ताकि करिंदे भी दो पैसे कमाते रहे। अगर एक दफा आदमी बट गया तो उन्हें यकजा करने में दांतों पसीना आ जाएगा। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसे फिर फोन रिसीव हो गया था, जो डैनी की तरफ से उसे किया गया था। डैनी ने उसे जियो हाउस में आने को कहा था, लेकिन उसके वहां से निकलते ही उसकी बीवी उससे लड़ पड़ी थी। रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा डार्लिंग। वो जबरदस्ती मुस्कुराया। तुम घर में अकेली तो नहीं रहती? मुलाजों को मैं अपनी तन्हाई का साथ ही नहीं बना सकती। वो जहांगीर की बात काट कर तिनक कर बोली। इनसे दिल की बात नहीं कर सकती, उनके साथ घूमने नहीं जा सकती। आखिर तुम क्यों नहीं समझते कि तुम पर तुम्हारे वक्त पर मेरा भी कुछ हक है? मैं सब कुछ समझता हूँ सलमा। वो उसके शाने पर हाथ रखकर नर्म और शिकस्त खोरदा लहजे में बोला। लेकिन परसों की मामूलात धीरे धीरे ही तब्दील हो गए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी जात किन गोरख धंधों में उलझी हुई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि परदेश में ब्याहने के बाद मैं इस कदर तनहा हो जाऊंगी। वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर कर रूंधी हुई आवाज में बोली। मगर खैर, मुझे तुमसे भी कोई शिकायत नहीं है। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी जब तुम सोने के अलावा भी घर की कुछ अफादियत समझने लगोगी। वो अंदर चली गई और जहांगीर भारी कदमों से चलता बाहर निकला। वो सलमा को कैसे बताता कि अपने वक्त के इस्तेमाल में वो खुद आजाद नहीं है। उसका लम्हा लम्हा उस गुर्राती हुई आवाज के इख्तियार में है, जिससे वो खुद मुतनफ्फर थी। और जहांगीर बाहैसियत हो जाने के बावजूद भी उससे किनारा कशी नहीं कर सकता था। जीवा हाउस के रास्तों पर कार ड्राइविंग करते हुए जहांगीर मुसलसल डैनी के बारे में सोचता रहा था। जब से जहांगीर को ग्रुप का सरबराह बनाया गया था, हर मामले में बात से उसे बराह रास्त हदायत मिलती रहती और वो खुश असलूबी से उन हदायत पर अमल भी करता चला आया था। वो काम ऐसा नहीं था जिसमें उसने हाथ डाला हो और कामयाबी ना हुई हो। गुलबाज खान के सिलसिले में थाने ने इस कदर मुकम्मल और भरपूर कार्रवाई की थी कि उस पर आयद मुख्तलिफ इल्जामात में से कम अज कम 3 दफात ने उसके जराइम को नाकाबिल जमानत बना दिया था। मगर फिर भी मुज़ाकरात जारी थे। 1.5 लाख पर बात बनने की उम्मीद थी, जिसके नतीजे में 2 बुनियादी गवाह मुनहरफ हो जाते और यूं गुलबाज खान काबिल जमानत मुल्ज़िमों के जुमरे में आ जाता। लेकिन जहांगीर की उस कारकर्दगी के बावजूद पिछले कुछ अरसे से डैनी ऊंचा उड़ रहा था। बास ने उसी के जरिए हीरोइन जीवा हाउस भिजवाई थी और अब दूसरी बार डैनी ने फिर उसे वहां तलब किया था, जिसका मतलब था कि उसे दोबारा कोई अहम काम सौंपा गया था। जीवा हाउस में दोनों मुहाफिज बरामदे में मौजूद थे और डैनी आराम से पांव पसारे एक सोफे पर विराजमान था। ये पैकेट है तुम्हारे लिए। डैनी ने अपने बराबर में रखा हुआ खाकी कागज का एक पैकेट जहांगीर की तरफ बढ़ाते हुए नीची आवाज में कहा। चाहे जिसमें एक ट्रांसमीटर है जिस पर बास D1 के हवाले से तुमसे बात करेगा। जहांगीर पैकेट हाथ में लिए उसे घूरता रहा। उस वक्त वो डैनी के सामने खुद को खासा हकीर महसूस कर रहा था और डैनी कहे जा रहा था, ये खास साख का ट्रांसमीटर है। ऑफ होने के बावजूद इसका इतलाई सर्किट ऑन रहता है और रेडियाई इशारा मौसूल होने पर इसमें से घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज पैदा होती है। ऑन करके दूसरी तरफ का पैगाम सुना जा सकता है और सब्ज बटन दबाकर अपना पैगाम नशर किया जा सकता है। ऊंचे उड़ रहे हो आजकल। डैनी के मुकाबले बैठते हुए जहांगीर कोशिश के बावजूद तंज करने से बाज ना आ सका। डैनी ने बुखलाकर अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश रहने का इशारा किया और जहांगीर का चेहरा धुआं हो गया। उसे याद आ गया था कि जीवा हाउस में लिए जाने वाले सांसों की आवाज भी बास के कानों से महफूज नहीं रहती। याद आते ही वो बात बनाने के लिए बोला, तुमसे तो मुलाकात को भी तरस गए हम लोग। डैनी बहुत मकार था। फौरन ही जहांगीर की खिलाफबाजी का मतलब समझ गया और दाहिनी आंख दबाकर बोला, हम लोग तो तुम्हारे और दूसरों के हुक्म के गुलाम हैं।
कभी पर्दा नशी हो जाते हैं, कभी मैदान में आ जाते हैं। चंद मिनट तक इधर उधर की बातों के बाद वो दोनों साथ ही बाहर निकलते। बरामदे से पोर्च में उतरने के बाद जहांगीर उसका हाथ थाम कर उसे खुले हुए लान की तरफ लेता चला गया और फिर उसे घूरते हुए बोला, तुमने मुझे खामोश रहने का इशारा क्यों किया था? इस मामले में जहांगीर की उलझन बजा थी, क्योंकि उसकी दानिश में जियो हाउस में बिग नसब होने का मामला एक राज था जिसे बाद में फोन पर उस पर जाहिर किया था, और डैनी को उस राज से इल्म होना चाहिए था। मगर उसने जिस तरह जहांगीर को खामोश होने का इशारा किया था, उसे जाहिर होता था कि वो मामले से पूरी तरह बाखबर था। और जहांगीर जब भूल चुका था कि डैनी की हमदर्दी में वो खुद उसे जीवा हाउस में बिग्स की मौजूदगी की खबर दे चुका था। जहांगीर वहां से निकलता हुआ सीधा अपने घर पहुंचा था। उसके पहुंचते ही तारक भी वहां पहुंचा हुआ था। उसे तारक से पूछा कि क्यों आए यहाँ, फिर कहाँ जाता? तारक ने हैरत से सवाल किया, पता नहीं कौन लोग थे और मुझसे क्या चाहते थे। रोज जमीन पर तुमसे बड़ा अहमक मिलना मुश्किल है तारिक, जहांगीर दांत पीसते हुए बोला। उसकी रग बस डैनी से ही तपती थी, वरना तारक और नादर पर तो वो बुरी तरह हावी रहता था। अगर तुम्हारी कहानी दुरुस्त है जो तुम बता रहे हो, वो तुम्हें तुम्हारे ही घर में चूहे की तरह घेर सकते थे। बिजली उड़ाकर हाथे में नकलो हरकत करने का मतलब ये है कि वो तुम्हें खौफजदा करके घर से बाहर हाँकना चाहते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि ऐसे मखदूश हालात में तुम किस महफूज ठिकाने का रुख करते हो। तुम अपनी दानिश में उन्हें चकमा देकर यहाँ आ गए, मगर उनके किसी आदमी ने जरूर तुम्हारा पीछा किया होगा और तुम काट के उल्लू की तरह अपने ताक्कुब में उसे यहाँ ले आए। ऐसा ही बोधापन करने से पहले या वहां से निकलने से पहले मुझे फोन कर लिया होता। कोशिश की थी। तारक उससे निगाहें चुराते हुए बेजान से लहजे में बोला, मगर मेरे घर की लाइन बेजान थी, शायद उन्होंने तार काट लिए थे और रास्ते में कहीं फोन नहीं था। जहांगीर ने जहरीले लहजे में कहा, तुम बिल्कुल डफ्फर हो तारक, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अपनी हमाकतों से न सिर्फ तुम खुद मरोगे बल्कि मुझे भी बेमौत मरवाओगे। तुम ठीक कह रहे हो, तारक बढ़ाई हुई आवाज में बोला। मेरी अकल मारूफ होकर रह गई थी, वरना यहाँ आने से पहले मुझे कहीं से फोन कर लेना चाहिए था। मगर सवाल तो ये है कि अब मैं क्या करूँ? घर पर कुछ माल वगैरह तो नहीं है? कदरे तवक्कुफ के बाद जहांगीर ने सवाल किया और तारिक ने अपने सर नफी में हिला दिया, जिस पर जहांगीर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, फिर तुम अपने किसी एजेंट से 2 आदमियों का बंदोबस्त करो और खुफिया तरीके से अपने घर में घुसने की कोशिश करो। मैदान साफ हो तो अगली हदायत तक वहीं महतूत हो जाओ। तसादुम की नौबत आए तो शहर में कहीं भी रपोशी इख्तियार करके मुझे फोन पर राब्ता कायम करना। और अगर तारिक ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन जहांगीर ने बुखलाए हुए अंदाज में हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और बोला, तुम जरा बैठो, मैं अभी चंद मिनट में वापस आता हूँ। ये कहकर वो अंदर अपनी ख्वाबगाह की तरफ जाने के बजाय ऊपरी मंजिल पर जाने वाले जीनों की तरफ हो लिया, क्योंकि उसे अपनी जेब में रखे हुए ऑपरेटर्स पर हल्की सी टिक टिक सुनाई देने लगी थी और वो बीवी की नजरों से कतई महफूज रहकर उस आले को इस्तेमाल करना चाहता था। ऊपर पहुंचकर उसने जीनों के इख्तिताम पर लगा हुआ दरवाजा अंदर से बुलेट कर दिया और रोशनी जलाते हुए एक कमरे में जा घुसा। ऑपरेटर्स निकालकर उसने एरियल बाहर खींचा और स्विच ऑन कर दिया। फौरन ही उसे बिनबनाजी हुई आवाज सुनाई दी, जिसमें गुराट का अंसर नुमाया था। हेलो D1 कॉलिंग D2 ओवर। D2 रिसीविंग सर ओवर। जहांगीर ने धड़कते दिल के साथ ट्रांसमीटर पर पहली बार अपनी आवाज नशर की। कहने से तुम्हें जो कुछ मालूम हुआ उसमें ये अहम इजाफा और कर लो कि B4 हम दोनों से बरतर है। वक्तन फवक्तन तुम्हें उससे भी बराह रास्त हदायत मिलती रहेंगी। उसके अलावा तुम तारिक से दूर रहोगे, वो खतरनाक हो गया ओवर। वो मेरे ड्राइंग रूम में मौजूद है सर, जहांगीर ने कहा और फिर वो सब दोहराता चला गया जो तारिक से सुन चुका था। फिर जो ही उसने अपनी बात मुकम्मल करके लाइन ओवर की। रिसीवर पर D1 के बजाय एक नई भराई हुई आवाज सुनाई देने लगी। इट इज B फॉर कॉलिंग D2। तारिक को तुम्हारा मशवरा मुनासिब है। उसने बराह रास्त तुम्हारे पास आकर हमाकत की है। ये उससे तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। उससे ये जरूर मालूम करना कि उसका पीछा करने वालों में जोड़े शानों वाला एक ऐसा कोई तराज का शख्स तो नहीं था जो हल्की सी लड़खड़ाहट के साथ बाईं टांग पर जोर डालकर चलता हो। ओवर। ओके सर, जहांगीर ने जवाब देते हुए अपनी आवाज में हल्की सी लर्जिश महसूस की। हुक्म पर लफ्ज ब लफ्ज अमल होगा ओवर। तारिक का मामला मैं खुद देख लूंगा। कोई भी अहम पेशरफ्त हो तो तुम मुझे बराह रास्त रिपोर्ट दोगे। वही आवाज सुनाई दी। फिर वो दूसरे शख्स से मुखातिब हो गया। D1 अब तुम अपनी बात मुकम्मल कर सकते हो। D2 तुम्हें अब थोड़ी सी मेहनत करनी है। D1 की आवाज उभरी। तुम अपने आदमियों समेत गुमनाम रहकर हीरोइन के अलावा हर नशे की मुखबरी करोगे। चंद रोज में शहर से चरस शराब और दूसरे नशों का सफाया हो जाना चाहिए ओवर। मेरे आदमी शहर में कोहराम मचा देंगे सर ओवर। जहांगीर पुरजोश लहजे में बोला। यह एहसास उसके लिए बहुत शदीद था कि वो बैक वक्त नायब सरबराह और सरबराह से मुखातिब था। इस एहसास के साथ ही उसे अपनी जानिब से राब्ता कायम करने की इजाजत भी मिल गई थी। विश यू ऑल द लक ओवर एंड ऑल। इख्तितामी कलमात के साथ ही D1 की आवाज मातूम होगी। जहांगीर ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रखा और चंद सानियों बाद बिशात चेहरे के साथ नीचे ट्रंक रूम में जा पहुंचा, जहां तारक उसके इंतजार में बेचैनी से टहल रहा था। सीढ़ियों पर जहांगीर के कदमों की चाप सुनते ही वो उसकी तरफ घूम गया। जो लोग तुम्हें हरासा कर रहे हैं उनमें कुशादा शानों वाला